हाय गाइस, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने जो है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कैसे करते ये सीखा था। इस वीडियो में जो है वो हम लोग गाइस यहाँ पर देखेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कैसे करते हैं। गाइस बहुत ईजी व्यंजक है और बिल्कुल मैं इसको जो है जितना इसका कैलकुलेशन मटेरियल है उसको समझाते हुए आपको बताऊँगा कि कैसे हम इसको आसान तरीके से एग्ज़ाम में कर सकते हैं और बहुत ही सरल और आसान विधि से हम इसको करेंगे। और गाइस इसमें जो है एग्ज़ाम में 3 या 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप इसको अच्छे से समझकर करते हैं और वहाँ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो आपको पूरे नंबर वहाँ मिलने के चांसेस है। तो गाइस हम देखते हैं इसको कैसे इसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए, तो गाइस सबसे पहले जो है वो एक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक हम यहाँ पर जो है एक डाइपोल बना लेते हैं। डाइपोल जो है इसका जो डायग्राम है वो पेज पर भी आप थोड़ा नीचे ले इस तरीके से, और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर द्विध्रुव ए बी बना लेंगे इस तरीके से। और गाइस यहाँ पर जो है वो प्लस क्यू आवेश और यहाँ माइनस क्यू आवेश इस पर हम रख देंगे। ठीक है गाइस, द्विध्रुव क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताया था। और गाइस ए बी मध्य बिंदु यहाँ पर जो है वो ओ मान लेते इस तरीके से, और इसकी प्रभावकारी लंबाई को हम ट्वाइस एल कहेंगे। ठीक है, जो मध्य बिंदु से पहले सिरे की ओर एल होगी और मध्य बिंदु से अंतिम सिरे की ओर भी एल होगी इस तरीके से। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर जो है इसके निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, गाइस निरक्षीय स्थिति हम किसको कहेंगे। ठीक है, तो निरक्षीय बिंदु, निरक्षीय स्थिति क्या कहलाती है, तो किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबर्धक पर, ठीक है गाइस, इसका जो लंबर्धक है वो यहाँ इस तरीके से आएगा। ठीक है, नीचे तक आता है तो हम यहाँ तक लेंगे। इसके लंबर्धक पर स्थित बिंदु निरक्षीय स्थिति में कहलाएगा गाइस, तो हम इसको बिंदु को सी बोल देंगे। और बिंदु सी पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये डायग्राम रहेगा। अब प्लस क्यू आवेश से चलने वाली विद्युत बल रेखाओं का सदिश इस तरीके से हम व्यक्त करेंगे, ऐसा करके। ठीक है गाइस, माइनस क्यू आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं किधर से होती है, अनंत से आवेश के तरफ आती है इस तरीके से। तो गाइस इसका एरो हम यहाँ लगा देते हैं अभी। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश E1 वेक्टर इस तरीके से, और ये वाला सदिश जो है गाइस उसको हम कहेंगे E2 वेक्टर, ऐसा। ठीक है, और दोनों का परिणामी सदिश जो है उसको गाइस हम नाम रखेंगे E वेक्टर, जिसकी गणना हमको करना है इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ और यहाँ से इसको मिला देता हूँ इस तरीके से। तो गाइस यहाँ एक समचतुर्भुज बनना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके पास पेंसिल और स्केल से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ एक समचतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मान लेते E1 वेक्टर जो है वो E वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता है, ऐसा करके, और E2 जो है वो भी E के साथ थीटा कोण बनाता है। तो टोटल जो कोण है वो गाइस हो जाएगा 2 थीटा कोण इस तरीके से। ठीक है, थीटा कोण अगर आप इस कोण को देख रहे हैं तो यहाँ पर गाइस जो है थीटा कोण आ जाएगा। ये दोनों कोण आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, और इसका कारण क्या है गाइस, संगत कोण। ठीक है, ये संगत कोण इसलिए बराबर होंगे, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, इसको कहेंगे एकांतर कोण, ऐसा करके। मध्य बिंदु से, ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर बिंदु सी स्थित है। ठीक है, सी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है गाइस, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है इसको जो है स्टार्ट कैसे कर देंगे, देखो, तो सबसे पहले इसकी इबारत हम लिखेंगे यहाँ पर गाइस। इबारत आप लिखेंगे कैसे, तो इबारत लिखकर जो है फिर हम इसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम, माना कि ए बी विद्युत द्विध्रुव है
जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश विद्यमान है। ठीक है गाइस, ऐसा करके इसके बाद में जो है, ठीक है, हमने प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश यहाँ पर शो कर दिया। अब जो है गाइस इसकी प्रभावकारी लंबाई एवं इसकी प्रभावकारी लंबाई ट्वाइस एल है, ये लिख दिया। ठीक है गाइस, अब लिखेंगे ए बी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, ठीक है गाइस, डेरिवेशन निरक्षीय स्थिति का है, तो निरक्षीय स्थिति में इसका उल्लेख करना जरूरी है। निरक्षीय स्थिति में बिंदु C स्थित है। ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इस तरीके से। ठीक है गाइस, ये 4 लाइनों में जो है आपको पूरा डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जो है इसको स्टार्ट कैसा करेंगे, तो आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमको इबारत लिखना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम और डायग्राम के बाद में ये इबारत अगर हमने नहीं लिखी तो गाइस इसमें मार्क्स आपके काटे जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब जो है यहाँ पर हम, ठीक है, ए बी विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, स्टेप लेते हैं पहली। तो गाइस बिंदु C पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला है क्या है, E = 1/4πε0 के पराविद्युतक माध्यम और Q में दूरी का वर्ग। गाइस मैं यहाँ दूरी लिखता हूँ, दूरी का वर्ग, आवेश से बिंदु की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस फार्मूले के अनुरूप हम जो है प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात कर लेंगे और फिर इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता प्राप्त कर लेंगे। तो फिर वे भी विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता जो है वो E हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है इसी तरीके से। तो गाइस सबसे पहले हम जो है यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है गाइस, E1 है। ठीक है, तो E1 जो है वो हो जाएगी E1 = 1/4πε0 के जो है गाइस पराविद्युतक माध्यम है A और B के बीच में भरा हुआ। ठीक है, इनटू Q में A से जो दूरी है गाइस वो आ जाएगा AC का स्क्वायर, इस तरीके से, और आप यहाँ दे सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब AC जो है वो हमको यहाँ निकालना है गाइस इस तरीके से। ठीक है, तो AC के लिए जो है वो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखो त्रिभुज AOC एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पर। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में जो है वो पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता है, बौद्धायन प्रमेय जिसको हम कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये वाला जो पोर्शन है यानी कि जो आधार है यहाँ पर वो L है और जो लंब है परपेंडिकुलर वो जो है वो R है। तो गाइस AC जो है हमारा इस त्रिभुज का क्या है, कर्ण है यहाँ। तो हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं तो दोनों में आधार कोण बराबर है, थीटा यहाँ पर भी है और थीटा
यहाँ पर भी है। तो ऐसी कंडीशन में गाइस अगर दोनों में आधार कोण बराबर है, इस त्रिभुज में आधार कोण अगर बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज का नियम है। तो यहाँ पर AC निकालने के बाद में BC की वैल्यू भी उतनी हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन ले लेते, लिखते हैं कि त्रिभुज AOC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है गाइस, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुरूप क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी OC स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, इस तरीके से। और वैल्यू रखते हैं यहाँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। OC है गाइस हमारे पास R स्क्वायर और OA है यहाँ पर L स्क्वायर, इस तरीके से। और AC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी इन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप यहाँ लिख सकते हो क्या, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारी AC कहलाएगी। ठीक है गाइस, यहाँ पर एंगल भी शो कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे यहाँ पर। तो CAB इज इक्वल टू दूसरा कोण शो कर देंगे CBA और दोनों की वैल्यू क्या है, थीटा है। मतलब यहाँ पर आधार कोण क्या है, बराबर है। आधार कोण बराबर है गाइस, तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से क्या हो जाएगा, AC जो है वो BC के बराबर हो जाएगी गाइस, AC बराबर से BC। तो हमने AC कितनी निकाली थी, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो गाइस यहाँ BC भी जो है वो हो जाएगी रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है गाइस, अब जो हमने यहाँ AC निकाल के रखा है उसको हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते। तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन में रूट में। ठीक है गाइस, AC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कितनी है गाइस हमारे पास, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, डायरेक्ट लिखा जा सकता है न्यूटन पर कूलम, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इस तरीके से। ठीक है गाइस, अब इसमें जो है एक चीज़ और करते हैं हम यहाँ पर फिर से। अब बचा है माइनस Q आवेश। ठीक है, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु C पर तीव्रता, जैसे हमने E1 निकाली है इसी तरीके से हम E2 निकाल लेंगे गाइस। बहुत इजी है और सरल है, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है गाइस। तो E2 हो जाएगा यहाँ पर E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन में BC का स्क्वायर। ठीक है गाइस, माइनस Q आवेश से बिंदु B से C की जो दूरी है वो BC है, तो BC का स्क्वायर लिख लेंगे न्यूटन पर कूलम। फिर से E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन में BC स्क्वायर गाइस। तो BC है हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया फिर से R स्क्वायर L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो है AC स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो यहाँ पर BC स्क्वायर भी इतना ही होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डिक्लेयर कर देंगे इस तरीके से। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता देख ली है, माइनस Q आवेश के कारण भी देख ली है। ठीक है, दोनों तीव्रताएं जो है इनका परिणामी सदिश जो है वो यहाँ पर E वेक्टर है गाइस। ठीक है, इनका दोनों का जो परिणामी वेक्टर है वो E वेक्टर है, मतलब E1 और E2 का जो
दोनों को मिलाकर जो बनेगा वो है यहाँ पर E, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश की तीव्रता E1, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2, ठीक है। तो हम यहाँ पर सदिश के नियम को अगर देखते हैं इस तरीके से गाइस, तो एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में जो है E1 और E2, ठीक है, ये E के साथ 2 थीटा कोण बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 2 थीटा कोण बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, सदिश के समचतुर्भुज नियम से, ठीक है गाइस। अगर दो सदिश इस तरीके से है कि वे समचतुर्भुज की दो भुजाओं का निर्माण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका जो विकर्ण होगा वो दोनों का परिणामी होगा, ठीक है। तो गाइस ऐसी कंडीशन में परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E² वो किसके बराबर होगी? E1² प्लस E2² प्लस ट्वाइस E1 E2 cos 2 थीटा के बराबर होगा, ठीक है गाइस। ये बहुत सरल होता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। ये याद कर लिया तो ये डेरिवेशन काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से गाइस देखो, E1 और E2 जो है कैलकुलेशन हमने करके देखा है इसका, तो दोनों आपस में कैसी है? बराबर है। तो गाइस हम यहाँ लिख सकते हैं कि E1 = E2, दोनों कैसी है? बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है किसी एक चर में E1 में या E2 में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो गाइस ये हो जाएगा E² = E1²। अब E2 के स्थान पर भी हम E1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा E1² ट्वाइस E1। E2 के स्थान पे अगेन E1 रख देंगे, यहाँ पर ये E1 आ गया cos 2 थीटा, इस तरीके से, ठीक है। कैलकुलेट करते एक बार और, E² = E1 और E1, तो गाइस ये हो जाएगा ट्वाइस E1² ट्वाइस E1 × E1² हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा cos 2 थीटा, इस तरीके से, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है आपको? E² = ट्वाइस E1 को कॉमन निकालेंगे, ट्वाइस E1² कॉमन निकल गया, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर ट्वाइस E1² ट्वाइस E1², मैंने इसको यहाँ से कॉमन निकाल लिया, उभयनिष्ठ निकाल लिया, तो इसकी जगह पर गाइस बचेगा 1 प्लस यहाँ से ये निकल गया, तो यहाँ रह गया cos 2 थीटा, इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर cos 2 थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है, तो cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos 2 थीटा = 2 cos² थीटा -1, ठीक है गाइस। तो ये वैल्यू हम यहाँ फिट कर देते हैं। E² = ट्वाइस E1² 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 2 cos² थीटा -1, ऐसा करके। तो गाइस E² = ट्वाइस E1² 1 प्लस 2 cos² थीटा -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया E² = ट्वाइस E1², गाइस यहाँ रह गया 2 cos² थीटा, ठीक है। सभी को हम जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो गाइस ये हो गया 2 × 2 2², यहाँ आ जाएगा E1², यहाँ आ जाएगा cos² थीटा, ठीक है गाइस। सभी को जो है वो एकल घात में लिख देते हैं इस तरीके से, 2E1 cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस स्क्वायर से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा E = ट्वाइस E1 cos थीटा, इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा त्रिभुज, ठीक है। कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं गाइस, यहाँ समकोण 2 त्रिभुज बने हुए हैं, तो हम AOC ही लेते हैं, ठीक है, या ACO में यहाँ लिख लेंगे हम cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा बराबर से होता है गाइस आधार बटा कर्ण, ठीक है, आपने 10th में पढ़ा होगा आधार बटा कर्ण। तो गाइस यहाँ पर जो है वो आधार जो है वो क्या है? आधार जो है देखो OA जो आधार है, तो यहाँ आ जाएगा OA, और कर्ण जो है वो है AC, इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो इसकी जो वैल्यू है OA तो यहाँ L है
और AC जो है गाइस, हमने AC जो है निकाल के रखा था डेरिवेशन में, तो AC जो है वो कितनी है, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसा करके, ठीक है। ये कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई गाइस। अब जो है इसको लेके चलते, इक्वेशन नंबर 3 था हमारे पास, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 से फिर से गाइस, E इज इक्वल टू ट्वाइस E1 कॉस थीटा, मान रखते इसमें E इज इक्वल टू 2, तो गाइस E1 की वैल्यू रख देते, E1 और E2 सेम थी, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन में रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट नहीं था शायद यहाँ, ठीक है, इनटू। अब गाइस जो है E1 की वैल्यू हमने निकाल ली, कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी L और अपॉन में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की, जैसा का वैसा। 2 को गाइस जो है वो L के साथ लगा देते, तो ये हो गया Q इंटू, और ये हो जाएगा 2 ये वाला, और ये हो जाएगा L, ठीक है। यहाँ देखते, देखो गाइस यहाँ पर, यहाँ पावर कुछ नहीं यानी 1 है, और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे रूट है, रूट यानी मीन्स 1/2, ठीक है। तो आधार समान है, आधार समान है तो आधार को एक बार लिखकर इसकी जो घाते हैं वो जोड़ देंगे, तो गाइस यहाँ 1 है और इस पर रूट है, रूट मीन्स कितना होगा 1/2, और ये वाला 1, तो हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो गाइस ये हो जाएगा 3/2, इस तरीके से, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ देख रहे हैं आप, Q इंटू ट्वाइस L है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर से क्या होता है गाइस, Q इंटू ट्वाइस L, तो हम इसके स्थान पे रख सकते हैं Q इंटू ट्वाइस L, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, गाइस यहाँ आ जाएगा P और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। तो गाइस ये इसका डेरिवेशन हो गया कंप्लीट, लेकिन L जो है वो तो विद्युत द्विध्रुव का ही हिस्सा है, पार्ट इसी का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है L को जो है वो नगण्य करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा पार्ट होता है गाइस, इसको नगण्य किया जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे R जो है वो ग्रेटर देन टू L, ठीक है, और L को जो है वो नगण्य कर देंगे, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन में, ठीक है। L को हम नगण्य कर रहे हैं गाइस, है ना, L यहाँ है ही नहीं इस तरीके से, तो 3/2 की पावर किस पर आ जाएगी, R स्क्वायर पर आ जाएगी, इस तरीके से R स्क्वायर पर जो पावर है अब वो कितनी आ जाएगी 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और R की घात 3 यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो ये रहेगा आपका क्या, ये बनेगा आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इस तरीके से। तो गाइस आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, है ना, और इसको जो है आप वो बार बार देखें और बार बार इसको तैयार करें, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से इसको मैंने बताया हूँ, और ये अभी वर्तमान में सबसे इजी मेथड है, ठीक है। इसमें अगर विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण के लिए अगर आप फार्मूला तैयार कर लेते हो, क्या फार्मूला था कि E स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 कॉस 2 थीटा, ठीक है गाइस। ये 11th में आपने सदिश में पढ़ा होगा। ये फार्मूला अगर आप तैयार कर लेते हो तो ये सारा का सारा डेरिवेशन अच्छे से हो जाएगा। आपको बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, है ना, कि वो जो कहावत है कि आपने पहले 9th दी है, 10th दी है, 11th दी है, बट आप जो है वो आप 12th देने जा रहे हो, है ना। तो वो जो कहा जाता है, किसी ने खूब कहा है कि बाग बिक जाते हैं रहजनों को, फिर भी फूल महक जाते हैं, अगर आप में है हीरे की चमक तो अंधेरे में मिलिए, दिन में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। तो गाइस अब आप 12th में हैं, है ना, और इस कंपटीशन में जो है वो एक स्टेट नहीं है, बहुत सारे हिंदी साइडर स्टेट होते हैं,
और एक सीट कॉलेज में अगर हमको JEE की लेनी है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए।